वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। और ख़ास करके पोखरा वाले फैंस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा गुड होंगे, बिकॉज भाई पोखरा ने अचानक से पिछले 3 मैच में जो जज्बात बदले हैं और जो उम्मीद थी वो ख़त्म सी। पिछली बार की तरह पिछली बार ही परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इस बार भी ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है, एक आध मैच अगर जीत गए तो जीत गए, वरना निकल जाएंगे। बट आज जो वो एक और मैच जीते और उसके बाद जो वो टॉप 4 में आ गए हैं, अब यहाँ से लोगों के दिलों में जो उम्मीद की लहर है वो दौड़ने लगी है। खैर फिलहाल मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ और जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि थोड़ी सी मुश्किल अभी हो रही है और हो सकता है कुछ दिन और ये मुश्किल होगी, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज़ें जब सॉल्व हो जाएगी तो फिर वापस से हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। खैर मैं आपको छोटा सेटअप दिखा दूँ कि मैं किस तरह से यहाँ पर मैच देख रहा होता हूँ, एनपीएल किस तरह से काम कर रहा होता हूँ, फिर पॉइंट्स टेबल को लेकर के बात करेंगे और फिर उसके बाद आज के मैच का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। दोनों मैच का, आज हाई स्कोरिंग मैच था दोनों, 170 प्लस चेस डाउन करना हैज़ नेवर रियली बीन वेरी इजी इन टीयू ग्राउंड। खास करके अगर आपको 2016 से अब तक का बताऊं, खास करके डोमेस्टिक लीग्स में, तो आउट ऑफ 32 अटेम्प्ट सिर्फ 8 बार ऐसा हुआ जब 170 प्लस टोटल चेस डाउन हो गया है। और एनपीएल की बात करें तो 2 बार आपको जनकपुर बोल्ट्स ने ये काम किया है, टोटल 4 बार अब तक हुआ है। सो जनकपुर जो कि एकदम तहस नहस हो गई थी, वो अचानक से निकल कर आती है और वो भी एक बड़ा टोटल चेस डाउन कर लेती है। तो उस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ वेयर आई वर्क। ये मेरा लैपटॉप है, इस पर मैं काम कर रहा होता हूँ। ये मेरा वो फ़ोन है जिस पर मैच चल रहा होता है। सो मैं इसमें ही मैच यहाँ पर चला करके रख लेता हूँ और यहाँ पर अपना जो सिस्टम इस तरह से चलता रहता है। और इसी बीच में अगर कहीं पर थोड़ा बिजी हो जाता हूँ तो यहाँ पर रेगुलर अपडेट जो है वो लेता रहता हूँ। सो फिलहाल अगर मैच की बात करें, और इसी तरह से काम चल रहा है और कुछ दिन शायद इसी तरह से काम चलेगा। बट येस, मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। आई नो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कब आ रहा हूँ नेपाल। देखो, प्लानिंग पूरी है। 7th की मेरी इंडिया की टिकट हो गई है। सो येस, इंडिया की टिकट मेरी 7th ऑफ दिस मंथ हो गई है। आज क्या है, टुडे इज़ 1st। सो 7th की टिकट हो गई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं 8th की टिकट नेपाल की कराऊंगा। लेकिन 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 अभी जब तक करा नहीं लेता हूँ तब तक मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा। कल आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। सो आई होप कि इट गोज़ थ्रू वेरी वेल। और अगर वो मीटिंग अच्छे से जाती है देन आई विल डेफिनेटली बी देयर ऑन 8th। आई होप वो मीटिंग बहुत अच्छे से जाए। आप लोग प्रे करो कि कल जो मीटिंग है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफ माई लाइफ, आप ये समझ लो। तो कल वो अच्छे से जाए और उसके बाद थिंग्स कैन गेट बेटर फॉर मी एज वेल। ठीक है, खैर अब आते हैं हम मैच की तरफ और पॉइंट्स टेबल की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉइंट्स टेबल, भाई देखो, शुरू की जो 3 टीम है वो काफ़ी हद तक सॉर्टेड लग रही हैं। काफ़ी हद तक मतलब लग रहा है कि भाई यही 3 टीम है जो आगे जाने वाली हैं। लेकिन जो 4th प्लेस है वहाँ पर असल फाइट शुरू होगी, बिकॉज फिलहाल पोखरा ने 5 मैच खेले हैं, 4 पॉइंट उनके पास हैं। उसके बाद चितवन राइनोज, आज उनके पास मौका था, 5 मैच उन्होंने खेले हैं, उनके पास भी 4 पॉइंट है। और उससे आप नीचे आते हो तो लुम्बिनी है, 5 मैच उन्होंने खेले हैं, 4 पॉइंट उनके पास हैं। तो यहाँ पर बहुत नेक टू नेक वाली फाइट है, क्लोज फाइट। उसके नीचे अगर आप आते हो तो फिर वो पीछे हैं, बिकॉज 6 मैच में करनाली ने सिर्फ 1 जीता है, 2 पॉइंट उनके पास है। और फिर जनकपुर बोल्स ने भी सिर्फ 1 ही जीता है, 2 पॉइंट उनके पास। तो ये इनको कुछ ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, एकदम सारे मैचेस जीत करके एकदम ऊपर जाना, और एक्सपेक्ट करना होगा कि ऊपर वाले मैच हारते रहें ताकि वो जो है आगे चल जाए। बट इस टाइम पर यस, चितवन, लुम्बिनी और पोखरा, इन 3 की तरफ नज़र होगी। इन 3 में से कौन सी वो टीम होगी जो 4th प्लेस पाएगी, बिकॉज सुदर पश्चिम रॉयल्स ऑलरेडी इन, भाई वो तो नहीं मान रहे हैं, वो एकदम एक अलग जोन में चल रहे हैं और हर दिन उनके बारे में बात करते हैं कि दे आर लुकिंग क्रेजी, दे आर लुकिंग डिफिकल्ट। और अगर इसी तरह से चलता रहा देन आई एम वेरी श्योर के खास करके दीपेंद्र सिंह एरी को लेकर के बातें और ज़्यादा हो जाएंगी नेपाल टीम के कप्तान बनने की। बिकॉज आयरी की टीम लास्ट टाइम भी अच्छा परफॉर्म कर गई थी, आयरी की टीम इस बार भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर आपको एक कैप्टन बैक टू बैक अच्छा सीजन देता है तो ये कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पर काठमांडू है, फिर बिराटनगर है। इन पर ज़्यादा मुसीबत नहीं है। मुसीबत थोड़ा सा जो है वो पोखरा, चितवन और लुम्बिनी पे है, बिकॉज जगह एक ही है और ये 3 जो हैं वो इस टाइम पर ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर आने में। खैर, अगर मैच की बात करें तो पोखरा, एक बार फिर से हमने पोखरा के प्लेयर की तरफ से शतक देखा। और भाई आपको रॉशिंगटन जो है वो लगातार अच्छा भी खेल रहे थे। ऐसा नहीं है कि रॉशिंगटन ने आज अच्छा खेला है, बिकॉज आज सेंचुरी लगी, नॉट आउट रहे थे। फिर इससे पहले 81 किया था, उससे पहले एक सिंगल डिजिट का स्कोर जरूर आया था, 1 रन का, फिर 39। तो 24, 1
और 39। सो पिछले 5 मैच में ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग क्वाइट रेगुलरली, और ये पोखरा के लिए अच्छा बन के नहीं दे रहा था अभी तक, क्योंकि पोखरा स्ट्रगल कर रहा था। बट अब ये 2 मैच जीत करके 3 में से दो मैच जो जीता है पोखरा, उससे ऊपर आ गया, और ये सेंचुरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करके गई है। अगर आप आज के मैच की तरफ देखते हो, सो डबल सेंचुरी टीम ने लगाई, 201 का स्कोर। हालांकि 201 पर काफ़ी श्योर हो गए थे कि यहाँ से अब इतना भी बुरा नहीं हो जाए कि आप ये वाला मैच भी हार जाओ, बिकॉज हम यूजुअली नहीं देखते हैं एनपीएल में कि आप इतना बड़ा टोटल बोर्ड पर लगते हुए देखते हो। हालांकि आज हमने दोनों मैच बड़ा टोटल वाला देख लिया, बट स्टिल आप जब 200 प्लस लगाते हो, उसको चेज डाउन करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। सो इस वजह से आज जब 201 बोर्ड पर लगा तो ऐसा लगा कि यार ये चेज डाउन तो नहीं हो पाएगा और आज का मैच जीत सकता है। लेकिन ये रॉसिंगटन के लिए अच्छा इसलिए था बिकॉज पिछले मैच में रॉसिंगटन की 50 जो आई थी वो 55 बॉल पर आई थी, सॉरी 52 बॉल पर आई थी। 52 बॉल पर हाफ सेंचुरी आती है रॉसिंगटन की, और आज उसी रॉसिंगटन की 55 बॉल पर सेंचुरी आ जाती है। तो मतलब कहानी ये है कि पिछले मैच में वो स्ट्रगल कर रहे थे और स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी थी उनकी तरफ से, और आज वाले मैच में उन्होंने ऑलमोस्ट उतने ही बॉल में शतक लगा दिया। सो ये वाला इवोल्यूशन भी जो प्लेयर का होता है वो काफ़ी बेहतर होता है देखने में। यस, कुशल बुटेल से भी उम्मीद हम कुछ ऐसे ही लगा कर बैठे हैं, और कुशल ने स्टार्ट अच्छा किया था। पिछले 3 मैच में वो स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज वी वांट, हमने अक्सर इस बारे में बात की है कि जो अटैकिंग बैटर है नेपाल के, अगर वो आकर के शतक लगाएंगे तो फिर कहानी काफ़ी हद तक बदल जाएगी। एंड वी स्टिल वेटिंग कि यार चाहे वो कुशल बुटेल हो, चाहे वो अनिल हो। आज अनिल शाह ने अच्छी बल्लेबाजी की, अनिल काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, जिनके बैट से रन आए, या फिर आसिफ हो, या फिर और कोई टॉप ऑर्डर में। मैं रोहित का नाम नहीं लूँगा बिकॉज रोहित ने काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट किया, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट की बात करो तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। सो आई थिंक कि उनका नाम यहाँ पर लेना इस टाइम पर कि वो T20 में आकर के शतक लगा देंगे, वो भी 60 बॉल में, ये बहुत सूटेबल नहीं लग रहा है सिचुएशन के हिसाब से। अगर वो आकर कर देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसी बात बोलूं और फिर मैं गलत हो जाऊं, आई एम हैप्पी विद दैट। सो लेट्स जस्ट होप कि रोहित कुछ ऐसा कर दें कि मैं बोलूं कि यार मैं गलत था। बट येस, रोहित इस टाइम पर आई डोंट थिंक कि मैं उस कैटेगरी में रखना चाहूँगा जहां पर उनसे ये उम्मीद लगाई जाए कि वो 55 बॉल में 60 बॉल में आकर के शतक लगा दें। एनीवेज, नो ऑफेंस। खैर, फिर उसके बाद पोखरा ने इस मैच को 34 रन से जीत लिया। एंड ऐसा लगा कि करनाली को अच्छा स्टार्ट मिला था, दे कुड हैव डन इट। क्योंकि अगर आप देखो करनाली का, अगर आप स्कोर कार्ड भी देखते हो, पहली विकेट उनकी गिरती है, प्रियान पंचाल आउट होते हैं, बट 34 पंचाल ने 2 अच्छे छक्के वहाँ पर लगाए। हालांकि मुझे लगा कि थोड़ा सा वो जोश में आ रहे हैं, वेरी वेरी गुड शॉट जब वो 6 लगा रहे थे सामने और एकदम कॉन्फिडेंटली मार रहे थे वो, बट उसके बाद वो तुरंत ही आउट होकर चले गए। बट स्कोर बहुत अच्छा था, 3 ओवर में 34 रन 1 विकेट, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार अच्छा जा रहा है। दूसरी विकेट जब गिरती है जयकिशन की, तब भी स्कोर 7.2 ओवर में 77 था, मतलब लगभग 10 से वो चल रहे थे, जो उनका रिक्वायर्ड था वो उससे चल रहे थे। इनफैक्ट तीसरी विकेट जो गिरती है वो भी 10 ओवर के अंदर अंदर गिरती है और वो 95 तक पहुंच चुके होते हैं। सो स्पीड बहुत अच्छी चल रही थी, बट उसको वो मेंटेन नहीं कर पाए। हालांकि वी ऑल नो कि यार डबल 100 200 प्लस चेज करना मुश्किल होता है, एंड यू वांट वन प्लेयर एटलीस्ट टू स्टे एंड प्ले लॉन्ग, बट वो यहाँ पर नहीं हो पाई, टीम नहीं कर पाई उस काम को। एंड दैट इज़ वन रीज़न कि आप जो करनाली वाला मैच खास करके देखते हो, उसमें एक बड़े मार्जिन से करनाली जो है इस मैच को हार गया। यस, मार्कवाट की तरफ से 60 रन की पारी ज़रूर आई और अच्छी, मतलब तेज़ पारी आई 34 बॉल्स में, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। बिकॉज उसके अलावा आप देखोगे 16, 19, 24, 13, 10 ये स्कोर्स हैं, और नहीं तो फिर सिंगल डिजिट 6, 9, 0, 3, मतलब कोई खास बड़ा स्कोर है नहीं उनके अलावा। और डबल 100 चेस करने के लिए आपको पार्टनरशिप्स चाहिए होती हैं, और एक बड़ा स्कोर चाहिए होता है जो आपको नहीं मिला। बट येस, इस मैच को मैं सिर्फ जनकपुर के एंगल, सॉरी मैं सिर्फ पोखरा के एंगल से देख करके यही बोलूँगा कि पोखरा ने अपने फैंस के अंदर बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो डाल दी हैं। वही व्हेन यू लुक एट द अदर साइड एट अ डिफरेंट मैच, जहाँ पर अनिल शाह की पारी आई, जहाँ पर अनिल शाह स्ट्रगल कर रहे थे, जनकपुर के सामने 176 का टोटल आ जाता है, और सबको लगता है कि भाई जनकपुर तो हार रहा है, लगातार हार रहे हैं, दे हैव नॉट बीन विनिंग मैचेस, तो और वो डिफेंडिंग चैंपियन है और वो लगातार मैचेस हार रहे थे। तो आज जब 170 प्लस का टोटल आया तो सबने सोच लिया कि यार यहाँ से तो नहीं हो पाएगा, जनकपुर यहाँ से कुछ खास नहीं कर पाएगा। बट देन थैंकफुली कहानी बदल गई जब अनिल शाह ने आकर के बैटिंग की। बिकॉज अगर आप चितवन की तरफ देखते हो, डेविड मलान, भाई टिपिकल डेविड मलान वाली पारी हमने देखी, 80 रन की अर्जुन सऊद ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद इन्होंने नीचे रन इनको नहीं मिले, वही रन आए। उसके अलावा देखो 30 रन, हाँ कुशल मल्ला ने आकर के थोड़े रन जरूर किए, बट ठीक है, मतलब एट वन टाइम यू वर एक्सपेक्टिंग कि 200 टच हो जाएगा, बट देन आपने उतना बड़ा स्कोर 176 ला करके रख दिया। बट लाइक आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि टीयू में 170 प्लस भी एक अच्छा टोटल माना जाता है।
और जनकपुर ने पहले चेज डाउन किया है, तो जनकपुर को पता था कि हमने पहले किया, हम अभी भी कर सकते हैं। यस, हमें आसिफ से उम्मीद थी कि आसिफ आकर के वहाँ पर रन्स करेंगे, बट आसिफ ने 18 बॉल में 18 रन, वो टिपिकल ओडीआई वाली पारी खेलकर वो चले गए। माज ने आकर के शुरू में रन्स किए और फिर अनिल शाह की तरफ से जो रन्स आए उससे टीम जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई। अब देखो जनकपुर के लिए आई डोंट थिंक कि अब ज़्यादा कुछ बचा है इस सीज़न में। यस, जो 3 टीम है जिसके बारे में हमने बात की उनके बारे में ज़्यादा बात करें। अगर स्पेसिफिक प्लेयर के बारे में कहूँ तो जैसे मैंने पहले राशिद को लेकर के बात की है कि आई एम वेरी पॉजिटिव कि वो फ्यूचर में टीम को कुछ बहुत बेहतरीन दे सकते हैं, बिकॉज ही लुक्स लाइक अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। सेम आई एम सेइंग फॉर रुपेश ऑल्सो। आई नो कि रुपेश ने अभी कुछ ऐसा बहुत बवाल नहीं करा है, बट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ समवन जो क्रिकेट को एनालाइज करता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार रुपेश के अंदर वो बात है और रुपेश कैन डू गुड थिंग्स फॉर नेपाल, और वो उसको अच्छी थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, पता नहीं क्यों आई हैव वेरी हाई होप्स फॉर रुपेश। जैसे कुछ प्लेयर हैं, जैसे ईशान पांडे को लेकर मैंने हर बार बात की है, राशिद को लेकर के मैं पिछले 2 साल से बात कर रहा हूँ, और रुपेश भी उसी कैटेगरी में है। आई एम टेलिंग यू, ये वो प्लेयर्स हैं जो नेपाल को बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं क्रिकेट में। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर के। खैर, अब देखना यह है कि कौन सी वो टीम होंगी जो टॉप 4 में पहुंचेंगी, और उसके बाद वहाँ से थिंग्स कैन गेट रियली रियली गुड फॉर दीज 4 टीम्स। खैर वो तो वक्त बताएगा, बट इस टाइम पर विल हैव टू सिट एंड वेट एंड वॉच के कौन सी वो 4 टीम्स होती हैं। एंड अबाउट माई अपडेट आई विल सी, कल मैं आप लोगों को और सॉलिड बता सकता हूँ, क्योंकि लाइक आई सेड कि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लिए। सो लेट्स जस्ट होप कि जो भी मतलब टीम्स हैं वो बेहतर यहाँ से आगे बढ़ें, और लेट्स जस्ट होप कि जो मेरा कल वाला काम है वो हो जाए यार, वो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। देखते हैं कैसा होता है क्या नहीं होता है। आई कीप यू गाइस पोस्टेड, एंड टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।